नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में पुलिस बर्बरता। हमारे पास कुछ अकादमिक शोध पत्र हैं, मानवाधिकार रिपोर्ट्स भी हैं और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। मतलब ये मुद्दा कितना गहरा है, कानून क्या कहता है और ऐसी घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती हैं। शुरुआत एक सच कहूं तो चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC उनके अनुसार भारत में हिरासत में मौतें एक बहुत गंभीर चिंता है। 2019 में ही देखिए 1700 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई। हाँ, ज्यादातर न्यायिक हिरासत में थी, लेकिन पुलिस हिरासत में भी 100 से ज्यादा। जी, ये आंकड़े वाकई बहुत चिंताजनक है और जैसा इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ आंकड़ों की बात भी नहीं है ना। इन रिपोर्ट्स में ये भी सामने आता है कि अक्सर जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं, जैसे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब लोग, वो इसका ज्यादा शिकार होते हैं। और हाल में जैसे जॉर्ज फ्लॉयड की घटना हुई अमेरिका में, उसके बाद यहाँ भी ध्यान गया तमिलनाडु वाला मामला, जयराज और फिनिक्स का। उनकी हिरासत में मौत ने तो पूरे देश को हिला दिया था। ये मुद्दा फिर से बहस के केंद्र में आ गया। बिल्कुल, और यहीं पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमारा संविधान क्या कहता है। खासकर अनुच्छेद 21, ये हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। इसका मतलब है सम्मान से जीने का अधिकार और यातना या किसी भी तरह के क्रूर व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। और इसी अधिकार को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए बहुत साफ दिशा निर्देश दिए थे। हाँ, वो DK बसु गाइडलाइंस, वो तो बहुत अहम मानी जाती हैं। उनमें मुख्य बातें क्या हैं, थोड़ा बताएंगी? हाँ, उनमें कई जरूरी बातें हैं, जैसे पुलिस अधिकारी अपनी पहचान बताएगा, गिरफ्तारी का मेमो बनेगा जिसमें टाइम, गवाह वगैरह सब दर्ज होगा, गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या दोस्त को खबर दी जाएगी, ये उसका अधिकार है, और नियमित मेडिकल जांच भी होगी। ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 22 भी है। वो गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ और अधिकार देता है, जैसे उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है ये जानने का हक है, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का हक है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और एक और जरूरी बात, अनुच्छेद 20(3) कि किसी को भी अपनी ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मतलब कानूनी तौर पर तो काफी सुरक्षा कवच मौजूद है, फिर भी जमीनी हकीकत जो हम देखते हैं या रिपोर्ट्स बताती हैं, वो इतनी अलग क्यों है? कहाँ है दिक्कत? देखिए, दिक्कत मुख्य रूप से है कानूनों को लागू करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में, और जवाबदेही तय करने में। एक जो बड़ी बात इन विश्लेषणों से निकल कर आती है वो है हमारा पुलिस एक्ट। हम आज भी काफी हद तक 1861 वाले पुलिस अधिनियम पर चल रहे हैं। 1861 वो तो बहुत पुराना हुआ। जी बिल्कुल, अंग्रेजों के वक्त का, और वो बनाया गया था शासन का नियंत्रण बनाए रखने के लिए, जनता की सेवा या उनकी जवाबदेही के लिए नहीं। और वो मानसिकता कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज भी सिस्टम में दिखती है। और ये जवाबदेही तय करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब प्रक्रियाएं काफी नहीं है? इसमें एक बड़ा रोड़ा माना जाता है CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 197 को। ये सरकारी कर्मचारियों को, और पुलिस भी उसमें आती है, उनकी ड्यूटी के दौरान किए गए कामों के लिए एक तरह की कानूनी सुरक्षा देती है। अच्छा, किस तरह की सुरक्षा? मतलब उन पर केस चलाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है, और वो मंजूरी मिलना अक्सर आसान नहीं होता है। और एक और बात है, भारत ने 1997 में UNCATT यानी संयुक्त राष्ट्र की यातना के खिलाफ जो कन्वेंशन है उस पर साइन तो किया था, लेकिन आज तक उसे रेटिफाई नहीं किया है, मतलब उसकी पुष्टि नहीं की है। इस पुष्टि ना करने का क्या मतलब हुआ फिर व्यावहारिक तौर पर? इसका मतलब ये है कि भारत ने औपचारिक रूप से खुद को उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं किया है जो यातना के खिलाफ है। इससे एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठते हैं, और दूसरे ये देश में एक मजबूत समर्पित एंटी टॉर्चर कानून की जरूरत को और उजागर करता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, स्रोतों में कुछ और कारणों का भी जिक्र है, जैसे पुलिस पर काम का बहुत ज्यादा बोझ होना, ट्रेनिंग ठीक न होना, संसाधनों की कमी, राजनीतिक दबाव, दखलंदाजी और जल्दी नतीजे देने का प्रेशर। और कभी कभी तो, जैसा रिपोर्ट्स बताती हैं, कबूल करवाने के लिए 3rd डिग्री तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि सीधे सीधे अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। जी हाँ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और एक पहलू और है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो है समाज का नजरिया। रिपोर्ट्स इस तरफ भी इशारा करती हैं कि कभी कभी जनता में ही तुरंत न्याय की मांग उठती है। लोग सख्त पुलिस कार्रवाई या जिन्हें एनकाउंटर कहा जाता है उनका समर्थन करने लगते हैं। ये रवैया चाहे अनजाने में ही हो, कहीं न कहीं बल प्रयोग की संस्कृति को वैधता देता है। जबकि जरूरी ये है कि कानून की प्रक्रिया का सम्मान हो हर हाल में, चाहे आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो। इस बर्बरता का मसला भारत में काफी पेचीदा है। इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक इतिहास तक जाती हैं, और इतने सारे कानूनी सुरक्षा उपाय होने के बावजूद ये समस्या बनी हुई है। जवाबदेही की कमी है, सिस्टम में दिक्कतें हैं, ट्रेनिंग की खामियां हैं, राजनीतिक दबाव है, और हाँ, सामाजिक सोच भी एक भूमिका निभाती है। बिल्कुल, और इसीलिए जितने भी स्रोत हमने देखे वो सब लगातार एक समर्पित एंटी टॉर्चर कानून बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं। साथ ही जो मौजूदा कानून और दिशा निर्देश हैं, जैसे DK बसु वाले, उनका सख्ती से पालन हो, पुलिस सुधारों को गंभीरता से लिया जाए, और जवाबदेही तय करने के लिए जो तंत्र हैं, जैसे स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण वगैरह, उन्हें मजबूत किया जाए। सही कहा। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, शायद हम सबको इस पर सोचने की जरूरत है कि जब कानून के रखवाले कानून तोड़ने लगे तो फिर जनता का भरोसा कैसे वापस आएगा? असली जवाबदेही कैसे तय होगी? क्या सिर्फ नए कानून बना देना ही काफी होगा, या ये समस्या हमारी व्यवस्था और समाज की सोच में कहीं ज्यादा गहरी बैठी हुई है?